जी, नमस्कार। क्या मैं पूर्ण रूपेण दृश्य और श्रव्य हूँ? जी, आप पूर्ण रूप से दृश्य हैं और सुनाई दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो मैं अपना वक्तव्य 3, 2, 1 की उल्टी गिनती के साथ शुरू करना चाहूँगा। 3, 2, 1। सदन की गरिमा को सादर नमन। सर्वप्रथम हमें विषय को ध्यान से समझने और जानने की आवश्यकता है। महोदय, जब मैं विषय को ध्यान से पढ़ता हूँ, तो मेरे सामने 2 शब्द आते हैं, लैंगिक सशक्तिकरण और मानवाधिकारों का सार्थक अनुप्रयोग। मैं भारतीय संविधान की ओर दृष्टिपात करता हूँ और वहाँ पाता हूँ कि भारतीय संविधान के तृतीय भाग के अनुच्छेद 16 में हर व्यक्ति को अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त है। महोदय, जब मैं अवसर की समानता सुनता हूं तो मेरे मुख पर एक तिर्यक मुस्कान आ जाती है। और वो मुस्कान क्यों आती है? क्योंकि भारत की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में एक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, उसे 21 वर्ष से 32 वर्ष की आयु सीमा प्राप्त है। पर इसको अगर गौर से देखें, इसका यदि बारीकी से हम अन्वेषण करें, तो हम पाते हैं कि वास्तव में ये 21 से 32 वर्ष की जो समय सीमा है, वो पुरुष और महिला या अन्य उभय लिंगी या तृतीय लिंगियों के लिए समान नहीं है। क्यों? क्योंकि 27 वर्ष की अवस्था में एक पुरुष युवा होता है, जवान होता है, और 27 वर्ष की अवस्था में आते ही एक लड़की, एक महिला जो है वो अधेड़ हो जाती है और उसके हाथ पीले कराने की चिंता उसके माता पिता को सताने लगती है। यह किस प्रकार के अवसर की समानता है? यह किस प्रकार का मानवाधिकार है जिसको हमने संविधानों में, कानून की किताबों में तो लिख दिया है, पर उससे लैंगिक सशक्तिकरण नहीं हुआ है। यदि मैं और बारीकी में जाता हूं तो मैं पाता हूं महोदय कि यदि हमने हर व्यक्ति को मानव माना होता, हमने शुरुआत से ही उन व्यक्तियों को मानव मान करके उनके अधिकार सहजता में, समग्रता में दे दिए होते, तो ये लैंगिक सशक्तिकरण नाम का जो गर्त है वो आया ही नहीं होता। अपितु ये जो लैंगिक सशक्तिकरण नाम का आंदोलन है, वो उसी गर्त को भरने का एक भरसक प्रयास किया जा रहा है, और उसी पर हम आज वाद विवाद कर रहे हैं कि ये लैंगिक सशक्तिकरण मानवाधिकारों से पहले है या नहीं है। हमने जब सामाजिक सिद्धांत का अनुबंध पढ़ते हैं, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत पढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय, तो हमें ध्यान आता है कि किस प्रकार से हम लोगों ने महिला और पुरुष को अलग अलग करके उनके जो नियम और कर्तव्य थे उनके आपस में संबंध निर्धारित किए थे। अब मैं विषय के पुरजोर विपक्ष पे आना चाहूंगा। अगर हम इस विषय को थोड़ा ध्यान से देखें और इस विषय का प्रदत्त विषय का शव परीक्षण करें, तो हमें पता चलता है कि वास्तव में जो समस्या है वो लैंगिक सशक्तिकरण या फिर मानवाधिकार की नहीं, अपितु मानवाधिकार के सार्थक अनुप्रयोग की है। यदि हम उभय लिंगी, तृतीय लिंगी, जो एलजीबीटीक्यू समुदाय है, या फिर जो महिला है या फिर जो स्त्री है, उसको मानव मानेंगे, उसके अस्तित्व देंगे कि हाँ, आप केवल स्त्री और स्त्री के आधार पर उनके साथ विभेद नहीं करेंगे, या फिर उभय लिंगी होने के कारण उनसे विभेद नहीं करेंगे, तो हम जान जाएंगे कि हमें, यदि मानव को उसके अधिकार सार्थक रूप से प्राप्त हो, तो उनका सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगा। अर्थात ये एक सिक्के के दो पहलू हैं जो आपस में एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं जिस प्रकार से हर व्यक्ति आपस में जुड़ा हुआ है। मैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी से 2 पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा कि सबकी सेवा न पराई, वह अपनी ही सुख संस्कृति है, अपना ही अणु अणु कण कण, द्वैता ही तो विस्मृति है। जब हम इस ड्युअलिज्म या फिर द्विधाकरण में फंसते हैं कि ये सत्य है या फिर वो सत्य है, वही उसी की सत्ता होनी चाहिए या फिर इसी की सत्ता होनी चाहिए, तब हम इन तरह की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में या इस बात पर बहस करते हुए पाए जाते हैं कि क्या पहले आना चाहिए। वास्तव में जो प्रतियोगिता है वो इस बात के लिए है कि हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। पर मैं जब इस विषय के निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, तो मैं निष्कर्ष रूप में ये कहना चाहूंगा कि यदि हम महिला सशक्तिकरण या फिर नारी सशक्तिकरण या फिर लैंगिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वो उसी गर्त से जन्मी हुई चीज है जब हमने मानवाधिकारों का सार्थक अनुप्रयोग नहीं किया, जब हमने हर मानव को मानव ना समझते हुए उसके अधिकार नहीं दिए। यदि हम मानवाधिकारों का सार्थक अनुप्रयोग करते हैं, हर मानव को पहले मानव मानते हैं और उसके अस्तित्व के लिए हम खड़े होते हैं और उसके हर जो कर्तव्य है उसको बताते हैं और अधिकार देते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि हमें लैंगिक सशक्तिकरण को अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लैंगिक सशक्तिकरण और मानवाधिकार आपस में जुड़े हुए हैं, और कोई भी घटना, चाहे वो राजनीतिक परिदृश्य में हो, सामाजिक परिदृश्य में हो, आर्थिक परिदृश्य में हो, वो निर्वात में नहीं घटित होती है, वो एक दूसरे पर असर डालती ही डालती है, चाहे वो वैश्विक परिदृश्य हो, चाहे वो भारतीय परिदृश्य हो। यदि हम स्त्रियों को शुरुआत से मानव मानते, यदि हम उभय लिंगियों को शुरुआत से मानव मानते, जब हम उनको अप्राकृतिक या फिर अति प्राकृतिक कह के नकार नहीं देते, हम उनको मानव मान करके मानवाधिकारों को उनको देते और मानवाधिकार सही से पहुंचते उनके पास, तो हम देखते हैं कि हमें ये लैंगिक सशक्तिकरण वाली बात आती ही नहीं। एंटोनियो गुतेरस की बात से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सचिव। उन्होंने कहा है कि परंपरागत रूप से जो शोषित पूर्वाग्रह हैं, उनको दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ समर्पण जो है संसाधनों का, वो अति आवश्यक है, और उसी के माध्यम से जो समानता है वो ला सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि आधी आबादी के सशक्तिकरण की अनुपस्थिति में हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने मानवाधिकार का सार्थक अनुप्रयोग कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।